हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग जो रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो होने वाली है हंसी टीवी के भाई की वीडियो, जिस वीडियो का नाम है रिटर्न ऑफ जीसस थ्रू वर्म होल्स इन प्रेजेंस ऑफ साइंस एंड इस्लाम। तो देखते हैं ये वीडियो, रिएक्शन देते हैं। आगे वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे आके जरूर फॉलो कर लेना। और देखते हैं ऐसा इस वीडियो में क्या है भाई, कि ये क्या है कि रिटर्न ऑफ जीसस थ्रू वर्म होल्स। तो देखते हैं भाई ये वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो भी हंसी टीवी भाई की चैनल से देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, हमें भी यार, हमें भी सब्सक्राइब कर दो, हमें भी कम से कम वन के तो करा दो यार, 1 के तो करा दो पहले, फिर 10 के 100 के ऐसे ही आगे भी चलेंगे, लेकिन सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से। हाँ तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हैशटैग हंसी टीवी। मार्वल की अवेंजर्स एंड गेम फिल्म का ये आइकॉनिक सीन तो आप सभी को याद होगा, जब कैप्टन अमेरिका फिल्म के विलन थैनोस से हारने लगता है तो उसकी मदद करने के लिए अचानक इसके बाकी साथी मुख्तलिफ पोर्टल से बाहर निकलकर मैदान जंग के अंदर आते हैं, जहाँ पर ये पहले से मौजूद था। ओ भाई, अक्सर लोगों को लगता होगा कि ये कोई फिक्शन या सिर्फ तस्वुराती कॉन्सेप्ट है जिसे फिल्म को इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल बनाने के लिए दिखाया गया है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक प्योर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे वर्म होल्स कहा जाता है। और 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान आइंस्टाइन को यकीन था कि एक ना एक दिन हम इंसान इन वर्म होल्स या फिर पोर्टल्स को तलाश कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी मौत से पहले इन्होंने 1915 के अंदर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसके अंदर ब्लैक होल जैसे किसी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी का उन्होंने कुछ इस तरह का इशारा दिया कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जरूर मौजूद होना चाहिए जिसकी ग्रेविटी का असर इस कदर ज्यादा हो कि वो अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को खींचकर अंदर निकल जाए, इवन के लाइट को भी। उस वक्त तक ये सब कुछ मैथ कैलकुलेशन की बुनियाद पर अंदाजे थे, लेकिन पहली बार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने अप्रैल 2019 के अंदर जब पहले ब्लैक होल की तस्वीर को कैप्चर किया, जो 55 लाइट ईयर्स दूर एक M87 गैलेक्सी के दरमियान में मौजूद था, तो दुनिया हैरान रह गई। ब्लैक होल्स दरअसल स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर कर्व की वजह से बनते हैं। जैसे कपड़े के अंदर एक इंतहाई वजनी चीज को डाल दें तो इसके आसपास मौजूद चीजों को वो अपनी ग्रेविटी से खींचने लगता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाने का रास्ता है। लेकिन ब्लैक होल्स ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट यानी वर्म होल्स की मौजूदगी पर भी आइंस्टाइन को बहुत यकीन था, क्योंकि इनका मानना था कि स्पेस के अंदर ऐसे सुराख मौजूद हो सकते हैं जहां पर आप एक तरफ से कदम रखकर जब इसके अंदर दाखिल हों तो बिल्कुल उसी लम्हे दूसरे वर्म होल से बाहर निकलकर लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर का सफर तय कर चुके हों। इन वर्म होल्स के जरिए आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के अंदर यानी 7 आसमानों तक एक लम्हे के अंदर सफर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी डायमेंशंस के अंदर भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी दुनिया जहां पर जिन्नात आबाद हैं, क्योंकि वो हमारी 3 डायमेंशन दुनिया से हटकर किसी और डायमेंशन के अंदर मौजूद हैं। हम इंसान 3 डायमेंशन दुनिया के अंदर रहते हैं, यानी इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम सिर्फ दाएं बाएं आगे पीछे या फिर सिर्फ ऊपर नीचे ही मूव कर सकते हैं। जबकि 4th डायमेंशन है टाइम। वर्म होल्स के जरिए इस 4th डायमेंशन यानी टाइम के अंदर भी सफर मुमकिन है, यानी हम अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के अंदर इसके जरिए ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि वर्म होल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइंस के अंदर एक चीज को कानून या फिर हकीकत तभी माना जाता है जब इसे फिजिकली तौर पर बार बार तजर्बात के जरिए हम साबित कर सकें, और इसीलिए आज तक वर्म होल सिर्फ एक थ्योरी है, कोई कानून या लॉ नहीं। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, इसके अंदर कई मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को इस्तेमाल किया जिसके कई पॉसिबल सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, और एक सॉल्यूशन इसका ब्लैक होल्स की सूरत के अंदर 100 साल पहले ही निकाला गया था, जो कि बिल्कुल सच साबित हुआ। और दूसरा सॉल्यूशन था आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या वर्म होल्स। 1935 यानी 1935 के अंदर आइंस्टाइन और इसके साथी नेथन रोजन ने बताया कि स्पेस टाइम के अंदर दरअसल वर्म होल्स के ब्रिजेस मौजूद हो सकते हैं, जो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से को शॉर्टकट तरीके से जोड़ते हैं, इतना शॉर्टकट तरीके से कि जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। और इन्हीं को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या फिर वर्म होल का नाम दिया गया। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ लें कि एक पेपर पर A से B तक जाने का रास्ता मौजूद है, जो कि बिल्कुल एक सीधी लाइन के अंदर है। अब अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करके इन दोनों रास्तों को आपस के अंदर मिला दूं तो ये टाइम एक साथ इकट्ठे होकर एक ऐसा रास्ता बना देगा जो कि लम्हों के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देगा। अब आप ये सफर कितनी देर के अंदर करेंगे ये इन वर्म होल्स की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जो कि जितनी ज्यादा होगी आप इतना जल्दी एक जगह से दाखिल होकर दूसरी जगह से बाहर निकलेंगे। और अगर ये हद से ज्यादा होगी तो अब इसके अंदर नेगेटिव टाइम लगेगा, यानी टाइम ट्रेवल, और वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज।
अब ये कॉन्सेप्ट सुनने के अंदर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि एक वार्म होल के बनने के लिए हमें इतनी शदीद तरीन ग्रेविटी चाहिए होगी जो कि स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर इतना बड़ा कर्व कर दे कि इसका दूसरा हिस्सा किसी और यूनिवर्स के अंदर जाकर खुले, जैसा कि मशहूर हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। जब कुछ साइंटिस्ट जमीन पर मौजूद एक वार्म होल से दाखिल होकर अरबों किलोमीटर दूर एक गैलेक्सी के अंदर मौजूद एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक कायनात के अंदर इस कदर ग्रेविटी सिर्फ ब्लैक होल्स के पास ही मौजूद है जो कि स्पेस टाइम के अंदर इतना ज्यादा कर्व कर देते हैं कि इसे वार्म होल या फिर होराइजन ब्रिज के अंदर बदल दें। और इसीलिए अब ब्लैक होल के बाद व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट भी पेश किया गया है, यानी जो शख्स भी इस ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जाएगा तो वो इसके जरिए बाहर एक व्हाइट होल के अंदर किसी और यूनिवर्स के अंदर निकलेगा। और ये व्हाइट होल ब्लैक होल का टोटली ऑपोजिट है, यानी चीजों को खुद से दूर धकेलते हैं। और जाहिर है कि ये ब्लैक होल्स की तरह ब्लैक नहीं होंगे बल्कि इंतहाई रोशन होंगे और कायनात के अंदर कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। अगर ऐसा ना होता, यानी ब्लैक होल्स के मुकाबले में व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट मौजूद ना होता, तो प्रैक्टिकली तौर पर जब आप ब्लैक होल के अंदर एक बार जाकर अंदर फंस जाते तो हमेशा के लिए बिल्कुल वहीं पर रुक जाते, कभी भी इससे बाहर ना निकल पाते। लेकिन व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट भी अभी तक एक थ्योरी है जिसे साबित करना भी बाकी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंसानी लिखी हुई तारीख के अंदर इन वार्म होल्स का जिक्र एक हैरत अंगेज वाक़े की सूरत में लिखा हुआ मिलता है तो क्या आप यकीन करेंगे? अच्छा जी। 14 अप्रैल 1561 के अंदर जर्मनी के शहर मोरेनबर्ग के अंदर पेश आया एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी दुनिया को हैरत के अंदर डाल दिया। क्या? ये जर्मनी का बहुत बड़ा शहर था। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख के अंदर आज भी इसका रिकॉर्ड एक पेंटिंग की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर मकामी लोगों ने भी बाकायदा एक पम्फलेट के अंदर इसको छाप कर बताया जिसका तर्जमा ये था कि सुबह के 4 से 5 बजे के दरमियान हमने आसमान के अंदर इंतहाई खौफनाक नज़ारा देखा, क्योंकि हमने देखा कि आसमान पर सूरज के आसपास सुर्ख रंग के दायरे नजर आना शुरू हुए और फिर एक के बाद एक गोल चीजें नजर आने लगी जिसके अंदर कुछ का रंग तो काला था जबकि कुछ का रंग बिल्कुल सुर्ख था। ये अजीबोगरीब निशानों की सूरत में थी और बिल्कुल एक दूसरे से अलग लग रही थी। ये तादाद के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई 100 थी, कोई सिलेंड्रिकल, कोई स्फेरिकल और कुछ क्रॉस जैसी थी। इन सुराखों या होल्स में से कुछ लोग निकले जो कि आपस के अंदर एक दूसरे से लड़ने लगे, यहाँ तक कि हमें अंदाजा हो रहा था कि कौन शख्स जीत रहा है और कौन हार रहा है। आखिरकार एक बड़े नेज़े ने मगरिब से मशरिक की तरफ सफ़र करना शुरू किया जो कि आगे चलता जा रहा था और अचानक से कुछ ही टाइम के बाद ये सारा मंजर एकदम से हमारी नज़रों के सामने से बिल्कुल गायब हो गया। अब बज़ाहिर आज तक तो इस वाक़े की कोई वजाहत मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और सूरज और इसके आसपास मौजूद गोल, सिलेंड्रिकल या किसी और शेप के सुराखों को या इनकी निशानियों पर गौर करें तो हम इनको वार्म होल कह सकते हैं, जो कि अचानक से जाहिर हुए और फिर कुछ ही टाइम के बाद अचानक से गायब भी हो गए। अकली तौर पर हम कह सकते हैं कि ये मुस्तकबिल के इंसान थे जो कि इतना ज़्यादा एडवांस हो गए थे कि उन्होंने वार्म होल से सफ़र करना और वक्त के अंदर पीछे जाना भी सीख लिया था। लेकिन अब क्योंकि ये कानून कुदरत से छेड़छाड़ करने वाले थे, लिहाजा खुद ही एक दूसरे को जंग के अंदर हलाक कर देते हैं। लेकिन किसी ग्लिच या खराबी की वजह से ये माजी के अंदर या पास्ट में जाकर इंसानों को ये तमाम मंजर दिखा देते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर हम ख़ास तौर पर मौजूदात पर गौर करें तो हमें वार्म होल्स की मौजूदगी का एहसास होगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमेशा मौजूदात के लिए भी किसी न किसी फिजिकल मीडियम को इस्तेमाल करवाया। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो असा मुबारक दिया गया वो असा ही अफ्तहा के अंदर बदला करता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डायरेक्ट वो अफ्तहा इशारे से सामने ज़ाहिर हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से जब काबा पर अब्राहा के लश्कर ने हमला किया तो आसमान पर उड़ने वाले अबाबील परिंदों ने अपनी चूंच के अंदर पत्थर लाकर इसकी फौज के ऊपर फेंके जो आग के अंगारे बनकर इस तमाम फौज को तबाह कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बारिश, तूफान, आंधी या फिर पत्थर एक आसमानी रास्ते के जरिए या फिर एक मीडियम के जरिए नाजिल हुए। और ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि जब सफ़र मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफ़र किया तो वो भी किसी मीडियम के जरिए था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक जैसी तेज तरीन सवारी दी गई, वरना अल्लाह का तो कुन फयकून कर देना काफ़ी था। फरिश्ते ज़मीन पर और आसमान के अंदर जो सफ़र करते हैं, मिसाल के तौर पर नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और बाकी पैगंबरों के पास वही लेकर इनकी मदद की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़ौरन से पहले जलती हुई आग से बचा लिया, नूह अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आए, कौम आद और समूद को अजाब दिया, कौम लूत को तबाह किया। इस्लामी तालीमात की रोशनी के अंदर हमें पता चलता है कि फरिश्तों का असल मकाम 7वें आसमान पर मौजूद बैतुल मामूर यानी काबा की तरह का एक और काबा जो कि 7वें आसमान पर मौजूद है, उसी जगह पर है जहां पर वो दिन रात बस अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। जिसका मतलब कि 7वें आसमान से ज़मीन पर आने के लिए उनको भी कोई फिजिकल मीडियम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती होगी, जो कि कॉमन सेंस के मुताबिक किसी न किसी फिजिकल मीडियम या फिर पोर्टल या वार्म होल्स के ज़रिए ही मुमकिन है।
क्योंकि हमारी ज़मीन से दूसरी गैलेक्सी तक का रास्ता ही सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर से ज़्यादा है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट या कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र करने वाली चीज़ है, उसके मुताबिक भी हमें इस गैलेक्सी तक पहुँचने के लिए भी 1 लाख साल का टाइम लगेगा भाई। इस तरह की खरबों गैलेक्सीज एक यूनिवर्स या आसमान के अंदर मौजूद हैं, तो 7 आसमानों के सफ़र का अंदाज़ा लगाएं। अब फरिश्ते क्योंकि नूरानी मखलूक हैं और वो कोई फिजिकल जिस्म नहीं रखते, लिहाजा वो स्पीड ऑफ लाइट या फिर इससे भी तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो किस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये कोई ना कोई मीडियम ऐसा मौजूद है जो कि आसमान से ज़मीन पर राब्ते के लिए मौजूद है, जो कि वर्म होल से किसी न किसी तरह से मिलता जुलता है। क्योंकि जब अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर सैलाब की तबाही का जिक्र किया तो लफ्ज़ आसमान के दरवाज़ों को खोल देने का जिक्र किया, यानी एक ऐसा पोर्टल या रास्ता जहाँ से यह पानी किसी दूसरी जगह से ज़मीन पर उतारा गया, या मुमकिन है ज़मीन के ही समंदर से उठाकर आसमानी दरवाजे से ज़मीन पर शॉर्टकट तरीके से उतारा गया। लेकिन इस कुरानी आयत से एक बात तो साबित है कि इसके लिए कोई ना कोई फिजिकल रास्ता, कोई ना कोई वर्म होल या शॉर्टकट रास्ता ज़रूर मौजूद था, वरना अल्लाह ताला कभी भी आसमानी दरवाज़ों को खोल देने की टर्म को इस्तेमाल ना फरमाते। सफ़र मेराज पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्मानी जिस्म के साथ इन्हीं किसी रास्ते, पोर्टल्स या वर्म होल से गुजरकर एक रात के अंदर यह सफ़र मुकम्मल किया। हालांकि आपने एक नहीं बल्कि 7 आसमानों का सफ़र किया, लेकिन साथ साथ बुराक जैसी सवारी का भी जिक्र फरमाया जिसकी रफ्तार इंतहाई तेज थी। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अल्लाह ताला जब कुन फयकुन पर कादिर है, डायरेक्टली कोई भी हुक्म देकर इंसानों के लिए कोई भी काम पॉसिबल कर सकता है, तो अल्लाह के रसूल को बुराक जैसी सवारी की क्या ज़रूरत थी, यानी एक फिजिकल मीडियम की। और जाहिर है कि कॉमन सेंस ये कहती है कि जब अल्लाह के रसूल एक फिजिकल मीडियम जैसी सवारी पर मौजूद थे, तो आसमानी रास्तों को खोलने के लिए भी कोई ना कोई वर्म होल या कोई फिजिकल मीडियम ज़रूर मौजूद होना चाहिए। और सबसे बढ़कर अल्लाह के रसूल ने सफ़र मेराज पर आसमानों पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दूसरे आसमान पर मुलाकात की, जो कि वहाँ पर जिंदा मौजूद थे, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया था और वो कुर्बे क़यामत से पहले दोबारा ज़मीन पर नाजिल होंगे। अब आप सोचें कि एक जिंदा पैगंबर का दूसरे आसमान से दमिश्क की एक जामिया मस्जिद पर एक सफ़ेद रोशनी और सफ़ेद लिबास के साथ नाजिल होना, कि फरिश्ते इनके आसपास मौजूद हों और इनको हिफाजत से वहाँ पर पहुँचाकर वापस चले जाएं, क्या ये रास्ता बिना किसी फिजिकल मीडियम के मुमकिन हो सकता है? एक लम्हे के लिए सोचें कि सफ़ेद रोशनी की मौजूदगी ख़ास तौर पर वर्म होल्स के दूसरे हिस्से यानी वाइट होल की तरफ इशारा नहीं करती। जितनी बार भी फरिश्तों को ज़मीन पर जाने का हुक्म दिया गया, अल्लाह ताला ने इनके लिए वक्त मुकर्रर किया, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छूने से पहले इन्हें हिफाजत से बाहर निकाल लो। और हम सभी लोग जानते हैं कि टाइम का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फिजिकल मीडियम पर ही अप्लाई होता है। हाँ। ग़ज़वा ओहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और ताइफ के लोगों ने जब आपको पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया, हारूत और मारूत 2 फरिश्तों का ज़मीन पर आकर फिजिकल जिस्म के अंदर मौजूद होकर इंसानों की जादू के जरिए आजमाइश करना, लूत अलैहिस्सलाम से इंसानी शक्ल के अंदर फरिश्तों का आकर मिलना, ये सब के सब वाक़यात किसी न किसी फिजिकल मीडियम से आसमानों के ज़मीन पर जुड़े होने का सबूत देते हैं, जो कि आसमानी दरवाज़ों या फिर पोर्टल्स की सूरत किसी न किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में हम शायद अभी तक नहीं जानते। सही बुखारी 5610 के अंदर बयान होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र मेराज पर मैंने 4 नहरों को देखा। 2 नहरें ज़ाहिरी थी जबकि 2 बातनी। दरियाए नील और दरियाए फरात 2 ज़ाहिरी नहरें हैं जो कि जन्नत के साथ जुड़ी हुई हैं, जबकि बातनी नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं। इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि दरिया या जन्नत की नहरें जो कि जन्नत से आ रही हैं ज़मीन पर किसी न किसी मीडियम से जुड़ी हैं, और वो मीडियम या रास्ता आसमान के अंदर ही मौजूद है। लेकिन कैसा और किस तरह से, इस बारे में हमें अब तक कुछ नहीं पता। लेकिन ये तमाम साइंटिफिक और इस्लामिक हवाले इस बात की गवाही देते हैं कि मुमकिन है कि साइंस की मजीद खोज के बाद हम इनके मुताल्लिक किसी नतीजे पर पहुंच सकें। लेकिन फ़िलहाल अंदाज़ों की बुनियाद पर हम इन्हें वही साइंटिफिक वर्म होल्स या फिर पोर्टल्स ही कह सकते हैं, जिनके बारे में हम इनकी खूबी के अलावा आज भी कुछ नहीं जानते कि ये कहाँ पर, कैसे और किस वक्त बनते हैं, और सबसे बढ़कर इनके अंदर सफ़र कैसे मुमकिन है। क्या इंसानों के लिए ये क़यामत तक मुमकिन भी है कि नहीं, वल्लाह आलम। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ओके, तो गाइस बताओ तुम लोगों को कैसा लगा, रिएक्शन कैसा लगा इस वीडियो पे। बाकी तुम लोगों को वीडियो पसंद है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट, इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कर लो यार। और बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक प्लीज एंड बाय बाय।